आज हम राजस्थान बोर्ड के सामाजिक विज्ञान के चौथे पाठ विश्व का इतिहास, इसमें जो तीसरा टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जर्मनी की क्या स्थिति थी और उसकी क्या एकीकरण में क्या क्या बाधाएं आईं। जर्मनी के एकीकरण में जो सहायक तत्व थे वो कौन कौन से थे, बिस्मार्क की भूमिका, और चौथा हम बिंदु पढ़ेंगे कि क्या प्रमुख घटनाएं हुई या युद्ध हुए जिसकी वजह से जर्मनी एकता के सूत्र में बंधा। सबसे पहले देखते हैं कि जर्मनी की स्थिति क्या थी। जर्मनी 3 भागों में विभाजित था, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। इन पूरे तीनों क्षेत्रों में लगभग 300 से ज़्यादा छोटी बड़ी रियासतें थीं और इन छोटी बड़ी रियासतों में प्रशा जो थी रियासत, प्रशा का जो राज्य था वो भौगोलिक और सैनिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था और सभी उसकी महत्व समझते थे। हालांकि जर्मनी के राज्य सब अपने अलग अलग तरह से नियम चलाते थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो उनमें कॉमन थी, जिसके प्रति सभी श्रद्धा रखते थे। तो पहली जो बात थी वो थी कि रोमन सम्राट के प्रति सभी राज्य श्रद्धा रखते थे और साथ ही इस 300 से ज़्यादा रियासतों वाले जर्मनी में एक संस्था थी डाइट, यानी एक तरह से उनकी एक संसद, जहाँ पर सभी जर्मन राज्य प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति देते थे। आवश्यकता होने पर वो वहाँ चर्चा करते थे। कोई अगर निर्णय लेने की आवश्यकता होती थी तो सभी उस निर्णय को लेते थे और वो सभी के लिए मान्य होता था। तो उस समय जर्मनी के एकीकरण में ये स्थिति थी जर्मनी की। अब आगे देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी। सबसे पहली बाधा थी ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक प्रमुख शक्तिशाली देश था। वो चाहता था कि मुझे आसपास के देशों पर अधिकार करने का, उनके संसाधन प्राप्त करने का मौका मिलता रहे। तो वो हमेशा ये कोशिश करता था कि जर्मन जो राज्य हैं, जो रियासतें हैं जर्मनी की, वो अपनी समस्याओं में उलझी रहें, मैं उनका निर्णायक बना रहूं और वो कभी भी। तो सबसे बड़ी बाधा थी कि जर्मनी की आंतरिक समस्याओं में ऑस्ट्रिया का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था। दूसरी बाधा थी कि जर्मन राज्य आर्थिक, पांथिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सब अलग अलग थे। सबके अपने अपनी आस्थाएं थी, अपने अपने कानून थे, सब एक दूसरे के प्रति अलग या एक एकाकी भाव रखते थे। तीसरा कारण था इंग्लैंड की जर्मनी के संसाधनों में रुचि। इंग्लैंड जो यूरोप का एक शक्तिशाली राज्य था, वो जर्मनी के मिलने वाले संसाधनों, जैसे वहाँ की उपजें, जैसे वहाँ के जो कोयले और लोहे की खानें थी, वहाँ के लिए बहुत इंटरेस्टेड था। वो चाहता था कि मैं अपनी औद्योगिक विकास के लिए इन संसाधनों को प्राप्त करता रहूँ। चौथा कारण, जर्मनी के अधिकांश राज्य, एक प्रशा को छोड़कर सारी रियासतें सैनिक दृष्टि से शिथिल थी, बहुत अच्छी सैनिक शक्ति उनके पास नहीं थी। पांचवा कारण, जर्मनी के जन सामान्य में जागृति का अभाव था, यानी वो इस बात के प्रति सचेत नहीं थे कि हम यदि एक हो जाएं तो हम कितनी बड़ी शक्ति बन सकते हैं। और अंतिम कारण, छठा कारण, दक्षिणी राज्यों में पोप का प्रभाव। जो ईसाइयों के सर्वोच्च धर्म गुरु होते हैं पोप, उनका दक्षिणी जर्मनी के राज्यों में बहुत प्रभाव था और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए वे सभी राज्य तैयार रहते थे। तो इस तरह से ये प्रमुख बाधाएं थी जर्मनी के एकीकरण की। लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी थे जो जर्मनी के एकीकरण में सहायक थे। वो क्या क्या थे, आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज़ जोलवेराइन। हमने जब यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा था, उसमें भी हमने पढ़ा था कि जर्मनी के राज्यों ने एक सीमा शुल्क संधि की जिसे कहा गया जोलवेराइन। इस जोलवेराइन के जरिए जर्मनी की प्रादेशिक और क्षेत्रीय प्रभाव कम हो गए और वहाँ के लोगों को लगने लगा कि यदि हम आर्थिक क्षेत्र में 11 मुद्राओं के स्थान पर केवल 30 मुद्राओं के स्थान पर केवल 2 मुद्राएं और 11 स्थानों पर टैक्स देने के स्थान पर केवल एक बार टैक्स देकर पूरे जर्मन राज्यों में व्यापार कर सकते हैं, तो क्यों नहीं इसे हम हर क्षेत्र में लागू कर दें,
जिससे जर्मनी के लोगों का जीवन बहुत सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और इस दिशा में जर्मनी के एकीकरण का, राजनीतिक एकीकरण का मार्ग प्रशा के नेतृत्व में ही प्रशस्त हो सकता था, क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से भी और सैनिक दृष्टि से भी बहुत शक्तिशाली राज्य था। जर्मनी एकीकरण में दूसरा सहायक तत्व था वहाँ के बौद्धिक आंदोलन। जर्मनी के एकीकरण में जर्मनी के दार्शनिकों, इतिहासकारों, साहित्यकारों और कवियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। कुछ दार्शनिक ऐसे हुए जैसे लिफ्टे, ईगल, हाइन आदि, जिन्होंने जर्मन लोगों में ये भावना भरी कि जर्मन जाति सर्वश्रेष्ठ है, वी आर द बेस्ट, हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे अच्छा काम कर सकते हैं। तो जब ये भावना आई तो धीरे धीरे लोगों को लगने लगा, जर्मनी के रहने वाले लोगों को ये लगा कि हम फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे देशों को, इंग्लैंड जैसे देशों को अपने देश में हस्तक्षेप क्यों करने दें। तो जब ये बौद्धिक रूप से वो सचेत हो गए तो उन्होंने जर्मन देशवासियों को नैतिक रूप से इतना सबल बना दिया, बौद्धिक रूप से इतना सबल बना दिया कि वो न्याय, स्वतंत्रता और एकता के प्रति आश्वस्त हो गए और वो मिलकर ये कोशिश करने लगे कि कैसे भी करके जर्मनी एकता के सूत्र में बंध जाए। जर्मनी एकीकरण का तीसरा प्रमुख तत्व था औद्योगिक विकास। जोल्वेराइन की स्थापना और विस्तार से प्रशा में तीव्र औद्योगिक विकास हुआ। साथ ही साथ पूरी जर्मनी में व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से रेल लाइनों और कारखानों का भी विकास हुआ, जिससे कि अन्य जो देश थे, पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया और फ्रांस, जब वो अपनी समस्याओं में उलझे हुए थे, तब प्रशा के नेतृत्व में पूरी जर्मनी में व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, आवागमन, यातायात, संचार, इन सब का बहुत विकास हुआ, जिससे कि लोगों को अपना जीवन और सरल बनाने के प्रति राजनीतिक एकीकरण के तरफ वो बढ़े। योगदान था वो था बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था वो विलियम प्रथम, जो प्रशा के शासक थे, विलियम प्रथम, असल में 1861 में प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो गई और उसके बाद विलियम प्रथम शासक बने। विलियम प्रथम कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव या सैनिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम व्यक्ति तो नहीं थे, लेकिन उनमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बहुत अच्छा उनका गुण था कि वो पारखी नज़र रखते थे। वो जानते थे कि किस व्यक्ति को क्या कार्य दिया जा सकता है। उनका विश्वास उदारवादी विचारधारा में था और उनका ये भी मत था कि जर्मनी का एकीकरण राजतंत्र और सुदृढ़ सेना के माध्यम से प्रशा ही कर सकता है। यानी उन्हें लगता था कि मैं एक राजा के रूप में, राजतंत्र की प्रतिनिधि के रूप में और अपनी सेना के बल पर पूरी जर्मनी का एकीकरण कर सकता हूँ। इसके लिए उन्होंने अपने बहुत विश्वसनीय लोगों को महत्वपूर्ण पद दिए। उन्होंने वान ब्रून को युद्ध मैत्री और वान मोल्टेक को प्रमुख सेनापति बनाया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने बिस्मार्क को अपना चांसलर, या हम कह सकते हैं प्रशा का प्रधानमंत्री, नियुक्त किया। बिस्मार्क जो था वो एक चतुर राजनीतिज्ञ था, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जानकार था और एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। वो जानता था कि कब हमें आगे बढ़कर आक्रमण करना है, कब झुकना है, कब हमें संधि करनी है और कब किसी अन्य को संधि के लिए मजबूर करना है। एक बहुत अच्छे तरीके से प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण के काम को आगे बढ़ाया, जैसा कि विलियम प्रथम चाहता था। बिस्मार्क जो था वो बहुत दृढ़ था और जब उसे लगने लगा, एक घटना ऐसी हुई कि सैनिक बजट संसद के निचले सदन के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, तो उसने अपनी कुशलता से, कूटनीतिज्ञता से संसद के उच्च सदन से वो सैन्य बजट पारित करवा लिया, ताकि एक अच्छी सेना के साथ में पूरे जर्मनी का एकीकरण का काम किया जा सके। बिस्मार्क का ये मानना था कि हमें वाद विवाद नहीं करना है, हम बातचीत से जर्मनी का एकीकरण नहीं कर सकते। जर्मनी का एकीकरण करने का केवल एक ही रास्ता है और वो रास्ता है
रक्त और लौह की नीति, यानी हमें यदि जर्मनी का एकीकरण करना है तो हमें तलवार उठानी ही पड़ेगी, हमें रक्त बहाना ही पड़ेगा, आहुति देनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के कार्य को आगे बढ़ाया। ये जो जर्मनी का एकीकरण था ये 3 चरणों में हुआ। वो क्या थे और किस प्रकार से वो घटनाएं घटी, युद्ध हुए, समझौते और संधियां हुई, ये हम आगे देखते हैं। सबसे पहला था डेनमार्क के साथ में युद्ध और गेस्टाइन की संधि। श्लेस्विग और हॉलस्टाइन ये 2 जर्मन डचियां थी जो कि डेनमार्क के अधीन थे। हालांकि डेनमार्क का हिस्सा नहीं थे, डेनमार्क ने इन पर कब्जा कर रखा था। होलस्टाइन जर्मन संघ का सदस्य था और यहाँ की अधिकांश जनता जर्मन थी, और श्लेस्विग में अधिकांश जनता जो थी जर्मन भी थी और डेनमार्क की भी थी। एक समझौता हुआ था 1852 में लंदन सम्मेलन। इसमें यह निर्णय लिया गया था कि भले ही डेनमार्क इन पर कब्जा रखे लेकिन ये स्वायत्त रहेंगे। डेनमार्क इन पर कभी भी अपना कब्जा, अपना अधिकार इस तरह से नहीं कर सकता कि वो अपने देश में इनको मिला ले। ये डेनमार्क के कब्जे में तो रहेंगे लेकिन डेनमार्क कभी भी इनको अपने देश में विलय नहीं करेगा। लेकिन 1863 में जब डेनमार्क ने इन दोनों पर कब्जा कर लिया तो बिस्मार्क को अपनी योग्यता दिखाने का बहुत अच्छा मौका मिला। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से समझौता किया और ऑस्ट्रिया को ये मनाया कि हम मिलकर डेनमार्क से युद्ध करेंगे क्योंकि उसने लंदन सम्मेलन का उल्लंघन किया है। तो 1864 में ऑस्ट्रिया और प्रशा की संयुक्त सेना ने डेनमार्क को पराजित कर दिया और ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच गेस्टाइन की संधि हुई 1885 में। इस संधि के द्वारा प्रशा के हाथों ऑस्ट्रिया को मिला और साथ ही साथ प्रशा यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदे में यूँ रहा कि उसे कील बंदरगाह पर किलेबंदी का अधिकार भी मिल गया, यानी अब एक समुद्री रूप से भी वो ताकतवर होने वाला था। बिस्मार्क ने हालांकि होलस्टाइन ऑस्ट्रिया को सौंप दिया गेस्टाइन की संधि के द्वारा, लेकिन उसने यहाँ पर भी अपनी कूटनीतिज्ञता दिखा दी क्योंकि अब होलस्टाइन के जरिए ही वो ऑस्ट्रिया को मात देने वाला था। वो कैसे होने वाला था अगले घटनाक्रम में हमको पता पड़ जाएगा। तो अगला घटनाक्रम है ऑस्ट्रिया प्रशा का युद्ध और प्राग की संधि। बिस्मार्क ने जब होलस्टाइन ऑस्ट्रिया को सौंपना स्वीकार कर लिया गेस्टाइन की संधि द्वारा, वहीं से उसने अपनी आगे वाली, हम जिसको कहते हैं ना चौसर बिछाना, बिस्मार्क ने अपनी चौसर बिछा दी जब उसने बहुसंख्यक जर्मन वाले राज्य को ऑस्ट्रिया के हाथों सौंप दिया। बिस्मार्क ने गुपचुप युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और साथ ही साथ उसने ये कोशिश की कि यूरोप का कोई अन्य शक्तिशाली देश ऑस्ट्रिया का साथ न दे, क्योंकि ऑस्ट्रिया प्राग की तुलना में ज़्यादा ताकतवर था। तो बिस्मार्क ये चाहता था कि ऑस्ट्रिया को अलग अकेला कर दिया जाए जिससे कि मैं इससे निपट सकूं, प्रशा की सेना इससे निपट सके। तो सबसे पहले उसने फ्रांस को ये वादा किया कि यदि ऑस्ट्रिया के साथ में युद्ध में प्रशा जीत जाता है तो राइन के प्रदेश का भाग फ्रांस को दे दिया जाएगा। साथ ही साथ रूस को पोलैंड के विद्रोह में सहायता दी जिससे रूस की सहानुभूति प्रशा के साथ में हो गई। इटली को अलग करने के लिए उसने सार्डिनिया से संधि की। हम इटली के एकीकरण में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। सार्डिनिया के साथ में सार्डिनिया से प्रशा ने संधि की कि युद्ध होने पर वेनेशिया का भाग उसे दिला दिया जाएगा। और इन 3 शक्तियों को अलग करके, 3 शक्तियाँ कौन सी? फ्रांस को ये लालच दिया कि हम आपको राइन का प्रदेश देंगे, रूस की सहानुभूति, रूस से दोस्ती हासिल कर ली जब उसने पोलैंड विद्रोह में रूस का साथ दिया। इटली के शक्तिशाली प्रांत सार्डिनिया को युद्ध से अलग कर दिया कि हम युद्ध में होने के बाद में वेनेशिया का भाग ऑस्ट्रिया से छीनकर आपको दे देंगे।
अब बिस्मार्क ने होलेस्टाइन में, क्योंकि वहाँ अधिकांश जनता जर्मनी की थी, तो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलनों को बढ़ाना शुरू कर दिया, लोगों को उकसाना शुरू कर दिया, होलेस्टाइन में रहने वाली जनता को उकसाना शुरू कर दिया कि तुम ऑस्ट्रिया से मुक्ति के लिए आंदोलन करो, मैं आपको मदद देने ज़रूर आऊँगा। ये चीज़ ऑस्ट्रिया को समझ में आ गई। अंततः युद्ध तय था। ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में युद्ध हुआ। 3 जुलाई 1866 को सेदोवा कोनिग्रास के निर्णायक युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई, क्योंकि अन्य किसी यूरोपीय शक्ति ने उसकी मदद नहीं की थी। अंततः प्राग की संधि हुई और होलेस्टाइन, जो पहले मिला था, अब प्रशा ने अपने कब्जे में ले लिया और प्रशा के नेतृत्व में उत्तर जर्मनी परिसंघ बनाया गया। वादे के अनुसार इटली को दे दिया गया। इस तरह जर्मनी से ऑस्ट्रिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो इस तरह से बिस्मार्क ने पहले तो ऑस्ट्रिया की मदद ली और डेनमार्क से अपने राज्य प्राप्त किए, और फिर अन्य यूरोपीय शक्तियों को तटस्थ कर दिया और ऑस्ट्रिया जो जर्मनी की समस्याओं में हस्तक्षेप करता था, अपना अधिकार समझता था, उसको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अभी बिस्मार्क का काम पूरा नहीं हुआ था। अभी एक बड़ी शक्ति थी फ्रांस को प्रशा ने वादा किया था कि हम आपको राइन का प्रदेश देंगे यदि तुम ऑस्ट्रिया के युद्ध में हमारा साथ दोगे। तो फ्रांस ये उम्मीद लगा के बैठा था प्रशा से, लेकिन बिस्मार्क ने अब फ्रांस की मित्रता को निभाना जरूरी नहीं समझा, की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। तो फ्रांस के राजा के लिए ज़रूरी हो गया कि हम प्रशा से युद्ध करें, क्योंकि वो उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न था। ऐसे में नेपोलियन ने एक प्रस्ताव दिया जर्मनी को कि लग्जमबर्ग हमें दे दो, लेकिन वहाँ के जो लोग थे, लग्जमबर्ग के लोग थे और जर्मनी के जो राजनीतिज्ञ थे, वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र फ्रांस को दे दिया जाए। इसी बीच स्पेन की राजगद्दी के प्रश्न में फ्रांस और प्रशा आमने सामने हो गए। दोनों के मत अलग थे, दोनों के विचार अलग थे, तो अब युद्ध होना ही था। तो 15 जुलाई 1870 को युद्ध शुरू हुआ और जर्मन सेनाओं ने 3 तरफ से फ्रांस को घेर लिया, क्योंकि अब प्रशा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। फ्रांस की स्थिति इतनी खराब हो गई कि जो रोम में वेटिकन में सुरक्षा के लिए फ्रांस ने जो अपनी सेनाएं भेजी हुई थी, उनको वापस बुलाना पड़ा। लेकिन फिर भी 2 सितंबर 1870 को फ्रांस की सेना की निर्णायक हार हुई। नेपोलियन तृतीय, जो फ्रांस का शासक था, उसको आत्मसमर्पण करना पड़ा और एक संधि की गई, उसे कहा गया फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा फ्रांस को अपने बहुत सारे क्षेत्र जर्मनी को सौंपने पड़े, और वो क्षेत्र भी जर्मनी के क्षेत्र जो उसने जबरन अपने अधिकार में कर रखे थे। साथ ही युद्ध जुर्माने के रूप में 20 करोड़ पाउंड देना भी फ्रांस को स्वीकार करना पड़ा। तो इस तरह से जर्मनी के एकीकरण के 3 चरणों के बाद पूरा जर्मनी एकता के सूत्र में आ गया, जिसमें बिस्मार्क की बहुत प्रमुख भूमिका थी। और अंततः 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में बिस्मार्क ने प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक किया, और इस तरह से अनेक झटके खाते हुए युद्ध में कूटनीतिज्ञ रूप से सफलता प्राप्त करते हुए अंततः जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। ये जो हमारा भाग था, ये राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का चौथे पाठ का भाग था। इसके पहले के 2 वीडियो भी हमारे चैनल पर हैं। पहले वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा वीडियो है औद्योगिक क्रांति। ये भाग 3 है, जिसमें जर्मनी का एकीकरण हमने पढ़ा। और इसके बाद में अंतिम वीडियो में हम जानेंगे कि इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखने के लिए धन्यवाद।